Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is thermodynamic aspects of metal complexes, जिसे हिंदी में कहा जाता है धातु संकुलों की ऊष्मागति की अवधारणा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उस कॉम्प्लेक्स के बनने में मैटर और लिगेंड दोनों की हेल्प ली जाती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हमें जनरली दो एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। द फर्स्ट इज़ मेटल एंड द सेकेंड इज़ लिगेंड। तो उस मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम देखेंगे कि ऊष्मागति की अवधारणा के थ्रू हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने पड़ेंगे। इनमें से पहला पॉइंट आता है द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ एंथैल्पी। जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, जिसे हिंदी में हम संकुल कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है, ऊष्मागति की स्थायित्व जो होता है, वो एंथैल्पी के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इस थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स में एंथैल्पी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका यूज़ हम अभी आगे करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, वैन द एंथैल्पी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज़ निगेटिव। ठीक है, यदि उस कॉम्प्लेक्स की एंथैल्पी, आप जानते हैं एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी को किससे डिनोट किया जाता है, एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यदि उस कॉम्प्लेक्स की एंथैल्पी क्या है, माइनस है, तो कॉम्प्लेक्स जो होगा, ठीक है, यदि कॉम्प्लेक्स की एंथैल्पी क्या है हमारी, माइनस है, और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यदि एंथैल्पी माइनस में है मतलब उसकी वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा हाई होगी, और वैल्यू हाई होने के कारण वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नेगेटिव एंथैल्पी शो हीट इमिशन। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब मैटर और लिगेंड आपस में कंबाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान जो हीट होती है वो क्या होती है, एमिट होती है, मतलब उत्सर्जित होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जब रिएक्टेंट यदि आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन करते हैं तब ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे वही है कि जब मेटल लिगेंड के साथ कंबाइन होता है और मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट इज एमिटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय देयर कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके कंपोनेंट से, उसको इसे हम बोलते हैं हिंदी में अवयवों से। ठीक है, जब कोई कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त जो हीट एमिट होती है, उस हीट का जो अमाउंट होता है, ठीक है, उस हीट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, मतलब उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, कंपाउंड उतना ही ज़्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज़ मेनली रिलेटेड टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सर्कल, द स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द क्लस्टर फॉर्मेशन। यहाँ क्या कह रहा है कि जो हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, ये क्या है हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ये जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी मतलब उसे बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, एसोसिएटेड रहेगी, तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी कांस्टेंट और रिडक्शन पोटेंशियल के साथ रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है, अब वो कैसे रिलेशनशिप शो करती है वो हम आगे अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ प्लेटिनम आयोडाइड PTI2 इज शो बाय इक्वेशन। कैसे लिख सकते हैं हम, PTI2, इस एरो का मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है।
PT प्लस I2, ठीक है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब इन्हें आप आयंस के फॉर्म में लिखेंगे, आयंस ऑफ प्लेटिनम आयोडाइड इज रिटन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, PtI2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्लेटिनम प्लस 2 चार्ज प्लस 2 आयोडीन माइनस चार्ज, ठीक है। तो आयंस के फॉर्म में हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब, ठीक है, हम एक साइंटिस्ट है बॉर्न हैबर, ठीक है, जिन्होंने एक साइकिल प्रपोज किया था जिसे कि बॉर्न हैबर साइकिल कहा जाता है। उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यदि किसी इक्वेशन का, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यदि हमें किसी इक्वेशन का हीट वैल्यू पता है, यदि हमें पता है कि जैसे कि सपोज ये इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन के दौरान पता है कि उसमें हीट की वैल्यू क्या होगी, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो उसकी सहायता से हम किसी अदर रिएक्शन की हीट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें नहीं पता है कि उस जो रिएक्शन हम करा रहे हैं उस रिएक्शन के दौरान कितनी हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, कितनी हीट एमिट हो रही है, तो हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। जो हमारी नॉन रिएक्शन है, जिस रिएक्शन के बारे में हमें पता है कि उस रिएक्शन के कराए जाने के दौरान कितनी ऊष्मा अवशोषित हो सकती है और कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो सकती है, तो उस चीज़ को डिटरमाइन करके हम अज्ञात रिएक्शन, अज्ञात इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, उसके हीट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेटल एंड लिगेंड के द्वारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैनी स्टेप्स में होता है। मेटल और लिगेंड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो बहुत सारे पदों में कंप्लीट होता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज M क्या है, मेटल है, और L क्या है, लिगेंड है। जब बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं क्या बनाते हैं, MlN बनाते हैं। एंड क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है जैसे कि 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स कौन कौन सी हो सकती है। M प्लस L, एक मेटल और एक लिगेंड जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और यही मेटल लिगेंड रिवर्स का होके मेटल और लिगेंड में सेपरेट हो जाता है। Ml प्लस L, Ml और लिगेंड जब कंबाइन होते हैं तो Ml2 बनाते हैं, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है। जब ये रिवर्स होते हैं तो ये अपने अपने पार्ट में क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेम एज इट इज़ Ml2 प्लस L क्या बनाएंगे, Ml3 बनाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये स्टेप्स कंटिन्यूस चलती जाती है और फाइनली Mln-1 प्लस L इज इक्वल टू Mln। n जो है इंटीजर्स है जो 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा शो करता है, ठीक है। तो इन सारी स्टेप्स के थ्रू क्या होती है, हमारी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर फॉलोइंग इक्वेशन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज रिटन। अब हमने तो ये इक्वेशन देख लिया कि इस तरीके से ये इक्वेशन फॉर्म होते हैं, तो अब इन इक्वेशन का हमें क्या देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि K1, ठीक है। क्योंकि K1 क्यों लिया गया है, क्योंकि मेटल का एक मॉलिक्यूल और लिगेंड का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए K1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए M प्लस L इज इक्वल टू Ml। तो इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट K इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या है हमारा, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस है, तो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस डिवाइडेड बाय Ml, ठीक है। सेम एज इट इज़ स्टेबिलिटी कांस्टेंट K2, Ml प्लस L इज इक्वल टू Ml2, तो क्या हो जाएगा, Ml2 डिवाइडेड बाय Ml इंटू L। K3 के लिए Ml2 प्लस L इज इक्वल टू Ml3, तो क्या आ जाएगा, Ml3 डिवाइडेड बाय Ml2 इंटू L। इसी तरह कंटिन्यूस स्टेप चलते रहेगी और फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, Mln-1 L इज इक्वल टू Mln के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा,
के एन इज इक्वल टू एम एल एन डिवाइडेड बाय एम एल एन माइनस 1 एल। ठीक है, यहाँ पे देखिए हियर K1, K2, K3 एंड Kn, इसे क्या कहा जाता है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, फॉर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज शो बाय बीटा। यदि हम इस ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को देखें तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? बीटा से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए रिएक्शन क्या हो जाएगी? m प्लस एल एम एल, m प्लस 2l ml2, m प्लस 3l ml3, m प्लस nl mln। सारी की सारी रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब इनके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा? m प्लस एल एम एल, इसके लिए क्या हो जाएगा? बीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो B1 इज इक्वल बीटा 1 इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय एम इंटू एल। अब m प्लस 2l इज इक्वल टू ml2 के लिए क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट? बीटा 2 इज इक्वल टू ml2 डिवाइडेड बाय m इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, अब m प्लस 3l इज इक्वल टू ml3 के लिए क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट? बीटा 3 इज इक्वल टू ml3 डिवाइडेड बाय m l की पावर q पावर 3। फॉर m प्लस एन एल इज इक्वल टू एम एल एन के लिए क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट? बीटा n इज इक्वल टू एम एल एन डिवाइडेड बाय एम एल की पावर n। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसे हम किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं? बीटा के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए रिलेशनशिप बिटवीन k एंड बीटा। अब ये k और बीटा दोनों ही क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। लेकिन अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या हो सकता है? तो रिलेशनशिप देखिए, बीटा को ज्ञात करने के लिए भाग लेने वाले पदों के k मानों का गुणा करके ज्ञात करते हैं। मतलब k की जितनी भी वैल्यू होती है K1, K2, K3, K4 एक्सेट्रा, सबको हम क्या करते हैं? इंटू करते हैं। और इंटू करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या कहलाती है? बीटा की वैल्यू कहलाती है। जैसे कि एक एग्जांपल है बीटा 3 के लिए K1, K2, K3 वाले 3 स्टेप पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि K1, K2, K3 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बीटा 3 की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पे देखिए m प्लस 3l ml3 के लिए क्या हो जाएगा? बीटा 3 इज इक्वल टू ml3 डिवाइडेड बाय m इंटू एल की पावर q। अब इसके लिए K1, K2, K3 देखते हैं। सबसे पहले m प्लस एल एम एल के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय m इंटू एल। देन एम एल प्लस एल इज इक्वल टू ml2 के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट K2 इज इक्वल टू ml2 डिवाइडेड बाय ml इंटू एल। देन ml2 प्लस एल इज इक्वल टू ml3 के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट K3 इज इक्वल टू ml3 डिवाइडेड बाय ml2 इंटू एल। अब तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? बीटा इज इक्वल टू K1 प्लस K1 इंटू K2 इंटू K3। K1, K2, K3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई है। अब इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल होगा। ये ml कैंसिल हुआ, ml2 कैंसिल हुआ। ठीक है, बचा क्या? ml3 डिवाइडेड बाय m l l l। देखिए ml3 डिवाइडेड बाय m l l l। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ml3 डिवाइडेड बाय m l की पावर 3, जो कि बीटा 3 की वैल्यू। और बीटा 3 की वैल्यू देखिए ml3 डिवाइडेड बाय m l की पावर 3। तो हम बीटा 3 की वैल्यू को हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं? K1, K2 और K3 की वैल्यू को इंटू करके हम बीटा 3 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना अधिक होगा कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्टेबल होगा। ये चीज़ हमने पहले भी बताया था कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिस कॉम्प्लेक्स का जितना ज़्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में फ्री एनर्जी चेंज कॉम्प्लेक्स के थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को शो करता है। जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है वो किसके द्वारा शो की जाती है? फ्री एनर्जी चेंज के द्वारा। फ्री एनर्जी चेंज का साइन क्या है? del G नॉट। del G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT log बीटा n।
और इसे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log 10 बीटा एन। यहाँ पे डेल जी नॉट क्या है, फ्री एनर्जी चेंज है, टी क्या है, टेम्परेचर है, आर रेट कांस्टेंट है, बीटा एन आप जानते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ एन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फ्री एनर्जी का निगेटिव वैल्यू, ये जो फ्री एनर्जी चेंज है इसका जो मान ऋणात्मक मान जितना ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब यदि हमने एंथैल्पी की बात की थी इससे पहले, हमने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यदि हम फ्री एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज के बीच रिलेशनशिप को देखें तो क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल जी एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। डेल जी नॉट आप जानते हैं फ्री एनर्जी चेंज को डिनोट करता है, डेल एच नॉट एंथैल्पी चेंज को शो करता है, टी टेम्परेचर है और डेल एस नॉट जो है वो एंट्रोपी चेंज को शो करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू।